एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक बिजनेस लॉ की क्लास में हमने एलएलपी एक्ट 2008 कंप्लीट कर लिया है, साथ के साथ कंपनीज एक्ट 2013 के वो सारे टॉपिक, इवन दो वो अल्ट्रा वायरस हो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर, या फिर आपके सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर आपके जो मेन टॉपिक था लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू, सारे टॉपिक लास्ट की क्लासेस में हमने कवर कर ली थी। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से फर्स्ट लेक्चर होगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो देखो करना क्या है, आपकी जो मॉड्यूल है सर आईसीआई की, यही मॉड्यूल मैं प्रिफर करूंगा, आपको यही मॉड्यूल ओपन करना है और इसी मॉड्यूल से सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप सबको पता है कि एटलीस्ट 21 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 21 मार्क्स के वेटेज रखने के लिए इन डेप्थ नॉलेज होना बड़ा ही ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सबके कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप सारे बच्चों को कैसी लगी। बिकॉज अभी तक आपने जो भी जहाँ भी देखा होगा वीडियो या पढ़ा होगा तो आपको बड़े बड़े टर्म मिले होंगे। आज हम जो आपको बताने वाले हैं बहुत ही सेंट्रलाइज फॉर्म में। एक बात और रिकमेंड कर दूं, जहाँ पर लॉ के वर्ड्स की ज़रूरत है वहाँ पे लॉ के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेक्शन को सेपरेट पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मतलब ये हुआ जितने भी टॉपिक हैं इन सारे टॉपिक का सेक्शन अलग से पढ़ लेंगे। सेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझने की कोशिश करो। सेक्शन उस फॉर्मूले की तरह है जिसे याद किया जाता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेक्शन के लिए परेशान मत होइएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, चैप्टर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। देखो कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे, उसके टर्म में जाएंगे, उसके एसेंशियल एलिमेंट में जाएंगे। बस करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है और कोशिश करना है कॉपी पेन साथ लेके बैठो, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट वाला नहीं। क्योंकि जब आप एक ऑफलाइन टच लेना चाहते हो तो तरीका ही है, जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ सेम तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी ऑफलाइन क्लासेस बना सकते हो। और वैसे भी यार सीटीसी क्लासेस हमेशा कहती रही है कि आप एक ऑफलाइन वाली फील लेके पढ़ो। स्टार्ट करते हैं, चलिए सबसे पहले पॉइंट से। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो देखो यार, सेक्शन 2H, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन की सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी और आप चाहें तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीटीसी क्लासेस करके सर्च करेंगे, आपको जो पहले वीडियो मिल भी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन अलग से याद करना है, उसको आप पढ़ते वक्त मत कीजिए, अदरवाइज माइंड पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स हो सकता है, इसका मतलब ये है जिस पर लॉ लागू होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये आता है, एनी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एनी एग्रीमेंट अगर आप एनी एग्रीमेंट वर्ड यूज़ हुआ तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बट जैसे हम बोलते हैं इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर एग्रीमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे वो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हो सकता है, रिलीजियस नेचर का एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप ऐसे समझ लो जर्नल नेचर का एग्रीमेंट होता है। बट जो मेजर एग्रीमेंट है जो कि है कॉमर्शियल इन नेचर, वो एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इतनी बात समझ आ रही? अभी आगे टर्म डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, एग्रीमेंट क्या है? तो सर सेक्शन 2E में बोला गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, फिर से बोल देता हूँ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप मुझे प्रॉमिस करते आप क्लास टाइम पर लेने वाले हो, तो ये एक तरह का कंसिडरेशन तो है। बट क्या यहाँ पे मैं आपको फाउंडेशन की क्लास लेने के लिए कुछ पे करने को बोलूँगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, है ना। फ्यूचर से एक अलग टर्म है, उसको आप इससे कनेक्ट नहीं करने वाले हो। सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, टेंशन मत लेना यार। सीटीसी फैमिली जैसे है वैसे ही चलेगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया था, कल की वीडियो वापस से मैं रिकमेंड करूँगा जाके फिर से पूरी देखना। 3 मिनट देख के काम नहीं चलेगा सर, 7 मिनट की वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आप एक डीलरशिप पे जाते हैं, कार की डीलरशिप पे, वहाँ पे आप कार बाय करना चाहते हो, तो शोरूम वाला आपको कार देने के लिए बोलेगा और आप उस कार के बदले में पेमेंट करने के लिए बोलोगे। तो इस प्रोसेस के लिए आप करोगे एक एग्रीमेंट। तो होगा क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। समझ आ रहा है? आप पैसे दे रहे हो, वो कार दे रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कर रहे हो। तो ये
कहलाता है एग्रीमेंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हो और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आप वो कंसिडरेशन पे ऑफ कर रहे हो सकता है आप सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले में पैसे ले रहे हो सकता है आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसके बदले में पैसे ले रहे हो। तो इस प्रोसेस के लिए आप क्या करने वाले हो, एग्रीमेंट करने वाले हो। सर नेक्स्ट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बोला तो हमने बोला एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है, तो लिख लीजिए सर, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब है एन एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। सर इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक पार्टी पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने फ्रेंड को अपनी पार्टी में इन्वाइट करा, वो नहीं आया, तो क्या आप उस पर केस फाइल करने वाले हो? जवाब है नहीं। क्यों? केस नहीं बनता यार, क्योंकि आपका उस वक्त जब आपने उसको पार्टी में इनवाइट करा था तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। आप ये सोच के नहीं बैठे थे कि अगर ये नहीं आना भाई आई सी इन द कोर्ट, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो सिंपल सी बात है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वहाँ पे नहीं होगी। अगर आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते थे 1000 रुपीज़ इन अ मंथ और वो अचानक से देना बंद कर दें, तो आप क्या बोलोगे शाम को उनके साथ बैठ के, पापा आई सी इन द कोर्ट? नहीं बोलने वाले। क्यों? बिकॉज ऐसा कोई एग्रीमेंट आपके और आपके फादर के बीच में नहीं था। तो जहाँ पे एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट किस नेचर का होना चाहिए, कॉमर्शियल नेचर का होना चाहिए। उस नेचर के एग्रीमेंट में लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर केस कर सकती है डिफ़ॉल्ट होने के केस में। डिफ़ॉल्ट का यहाँ मतलब क्या है, अगर आपने बोला था मैं ये प्रोडक्ट आपको सेल करूँगा, सामने वाले ने बोला था इस प्रोडक्ट के बदले मैं आपको इतना पैसा दूंगा, दोनों पार्टी में से जो भी डिफ़ॉल्ट कर जाए, अगर ये प्रोडक्ट देने से मना कर दे ऑन ड्यू डेट, अगर वो पेमेंट करने से मना कर दे ऑन ड्यू डेट, जो पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी उस पार्टी पर केस बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर, प्रॉमिस क्या है। सेक्शन 2B में बोला आता है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या तुम मेरी ये कार खरीदना पसंद करोगे? मैंने प्रपोजल दिया आपको, क्या तुम मेरी ये कार खरीदना पसंद करोगे? 5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, तो मैंने प्रपोजल दिया। अब जैसे ही आप एक्सेप्टेंस दोगे, मैंने प्रपोजल क्लिक, एक प्रपोजल को जैसे एक्सेप्टेंस मिलेगा वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस किस बात का, कि ये कार मैं आपको सेल आउट करूँगा, आप इस कार के बदले मुझे इतना पैसा पे ऑफ करोगे। क्लियर? चलिए जी, अब बात आती है सर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस पे जाने से पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेजर टर्म हैं सर। कौन कौन से? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, जो इन जनरल आप सुनते हैं। बट अभी जब मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा तो सारे टाइप्स बताऊंगा, और हाँ बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताऊंगा। समझ आप आज सारा जाओगे, ये श्योरिटी है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो के एंड करने के बाद समझ आया कि नहीं आया। तो एसेंशियल ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे मैंने बोला वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 201, 201। रिपीट करो, 201, रिपीट आफ्टर मी, कितना? 201, 201। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल क्या है सर? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे केस कर सकती हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। 0 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकती हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब 1, जहाँ पर कोई एक पार्टी जिसको नुकसान हुआ है, विक्टिम पार्टी, वो केस कर सकती है, जहाँ एक पार्टी केस कर सकती है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये क्लियर है। सॉरी, अब कंटिन्यू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले एक पॉइंट और है आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कंसिडरेशन की भी ज़रूरत है। तो मेजर टर्म कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, प्रॉमिस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की लॉ के वर्ड होते हैं क्विड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ मिलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ इतना बोलोगे तो स्टेटमेंट गलत होगा, बट आगे सुनिए, इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। सर यहाँ फ्री कंसेंट का मतलब है एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। और इजी लैंग्वेज में, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, है ना? ये स्टेटमेंट पता है आपको, मतलब साफ है ना? तो ये ध्यान रखना है कि एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम से, मतलब जो हम कहेंगे वही आपको कहना है, जो आप कहेंगे वही हमको कहना है। अगर हम एक बात पे, एक टाइम पर, एक मोमेंट पर एग्री करते हैं तो ये फ्री कंसेंट है। एंड ऑल्सो फ्री कंसेंट आर दोज कंसेंट विच आर नॉट क्रिएटेड बाई कोर्सियन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। अभी आगे डिस्कस करूँगा, टेंशन ना लो। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ क्या है? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 2 तरीके हैं। पहला,
जहाँ पे पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, दूसरा जहाँ पर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। एग्जाम्पल, मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। समझ आ रही क्या बात? ऐसे ही आप अगर मान लें कि एक ऐसा पर्सन है जो कि साउंड माइंड का है, मतलब वो चीज़ें सुनता है, समझता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो किस में आएगा? कॉम्पिटेंट टू पार्टी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब क्या हुआ? वो पर्सन ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है, और सुन पा रहा है तो समझ नहीं पा रहा, बेवड़ा है, लगा के मस्त है, बिल्कुल साइड में कोने में पड़ा, उससे कुछ भी बोलो कहता है हाँ जी ठीक है, तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर लॉ ने किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है। बट अगर पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर लॉ ने किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालीफाई कर दिया है, मान लो कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर बात आती है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और जो उसका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो एक्सप्रेस तरीके से वॉइड नहीं होना चाहिए। ये इतने एसेंशियल एलिमेंट हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक एक करके हेडिंग बनाइए। सबसे पहला पॉइंट एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला, एग्रीमेंट क्या है सर? एग्रीमेंट के लिए हमने बोला इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो क्या है सर? वो दो पार्टीज़ का होना, फ्री कंसेंट का होना, और उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट होना। बिकॉज अगर कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे कहाँ से? बात समझ आ रही ना? तो सुनना, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब to form an agreement there should be proper offer by one and its proper acceptance by the other। मतलब क्या है समझाता हूँ। एक पार्टी प्रॉपर तरीके से ऑफर दे, दूसरी पार्टी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस दे। इसका मतलब क्या हुआ? कबूल है तुम कबूल नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से इधर से आता है कबूल है, तो इधर से भी क्या आना चाहिए? कबूल है, कबूल है, कबूल है। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, देन बिकम अ एग्रीमेंट। समझ आ रहा नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री कंसेंट क्या है? तो जैसा मैंने भी बोला, फ्री कंसेंट के लिए हमें क्या टर्म यूज़ करना है सर? ये स्टेटमेंट मेरा याद रखना है ना, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो अब बढ़ते हैं इसमें फ्री कंसेंट में। कंसेंट मीन्स एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड आइडम, नोट कर लो, CONSENS है ना, CONSENSUS, कंसेंसस एड AD-IDEM, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब क्या है सर? एक कंसेंट तभी फ्री माना जाता है जब वो कंसेंट बिना किसी कोर्शन मतलब मारपीट के, अंडर इन्फ्लुएंस मतलब आपको मेंटल टॉर्चर करके, इमोशनल टॉर्चर करके, भाई कोर्शन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको चीज़ें गलत रिप्रेजेंट करके, या फिर फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड करके, अगर इन चार चीज़ों के साथ आपके साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो वो कहीं से भी वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ये फ्री कंसेंट ही नहीं है। एग्जाम्पल, और तामड़े लगा दी बंदूक तो अपनी प्रॉपर्टी में नाम करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई ये क्या है? ये कोर्सियन है। दूसरा, तेरा लड़का मेरे कब्जे में है, ये क्या है? अंडर इन्फ्लुएंस है, आप मेंटल प्रेशर दे रहे हो। अगर कभी गार्जियन किसी बच्चे को कहता है, कह दे, हालांकि ऐसा कहेगा नहीं, एग्जांपल ले रहा हूँ है ना, नहीं आप हर्ट हो जा नहीं सर हमारे पापा तो नहीं कहते, एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। गार्जियन किसी बच्चे को कहते बेटा तूने अगर इस अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन नहीं क्लियर किया तो तू समझ लेना है ना, मेरे तेरा रिश्ता ख़त्म। तो भाई इस सिनेरियो में ये आप पे मेंटल प्रेशर है, मारपीट नहीं रहे। तो ये जो मेंटल प्रेशर ये काहे बात का है? अंडर इन्फ्लुएंस। बट रिपीट करना मेरे साथ में, जो मैं एग्जांपल ये लिया है, ये एग्जांपल कॉमर्शियल नेचर का नहीं है, ध्यान से सुनो। कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में आपके लिए एग्जांपल भी वैसा होना चाहिए। आप एक कार दे रहे हो, बोलता है सर ये कार मतलब मेरा दिल टूट गया अगर आपने गाड़ी ले ली, अंडर इन्फ्लुएंस है ना। फिर बात आती है मिस रिप्रेजेंटेशन की, उस बंदे को भी नहीं पता वो आपसे जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉड क्या है सर? मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड में दो ही एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में बताने वाले को भी नहीं पता होता कि वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फ्रॉड में दे नो वेरी वेल व्हाट दे डू, वो क्या कर रहा है उसे बहुत अच्छे से पता होता है। तो क्या क्या होना चाहिए सर एक कॉन्ट्रैक्ट में? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, किस नेचर का? कॉमर्शियल। फ्री कंसेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज,
इसका मतलब क्या है सर? पार्टी मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Parties must have a capacity to enter into a contract, otherwise the contract is not valid। तो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन कॉम्पिटेंट है। एक मेजर पर्सन, साउंड माइंड पर्सन, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ। कौन कॉम्पिटेंट नहीं है? कॉम्पिटेंट मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लाइक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, या फिर माइनर बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम का है, काहे का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बढ़ते हैं जरा आगे। अब इसके बाद सर और क्या जरूरी? लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल और इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी उग्रवादी को अपना रूम रेंट पे देते हो सिर्फ इसलिए वो आपको 1 लाख रुपए रेंट प्रोवाइड करेगा 10 दिन का, कैसा है? इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ये अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है तो ये एग्रीमेंट कैसा वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा। सेकंड, इमोरल का मतलब मैंने आपको जैसा बता दिया। अनलॉफुल का मतलब आप किसी को बोलते हो भाई नारकोटिक्स भेज दे, मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो। तो नारकोटिक्स एक अनलॉफुल है ना, कबीर सिंह थोड़ी चल रही है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। पिक्चरों में ध्यान दिया कभी? पिक्चरों में कैसा होता है, वो जो गवाह है वो कोर्ट में चल रहा होता है, गवाह है वो अपने घर से निकलता है, रास्ते में किडनैप है ना। लीगल प्रोसीडिंग में अगर आप रोक रहे हो, शादी चल रही है, अचानक से विलन आता है, ये शादी नहीं हो सकती, या फिर हीरो आता है, ये शादी नहीं हो सकती, तो ये एक तरीके का मेरे भाई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इमोरल भी है क्योंकि आप गलत कर रहे हो ना। तो अगला पॉइंट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस और डिज़ाइन, किस पर्पस से वो चीज़ क्रिएट हुई है। एग्जाम्पल, ए एंड बी के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि भाई तू चाइना से लिया, कोरोना नहीं छोड़ दो, कोरोना एग्जाम्पल ले लेंगे, तो चाइना से लिया स्मगलिंग करके माल मैं इंडिया में से बेचूंगा। क्या ये लॉ? आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही गलत है। तुम चाइना से लाओ मैं बेचूंगा, उद्देश्य ही गलत है। अगला, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void, an agreement should not be one which is expressly declared void by the law। सर void agreement कौन से हैं? ऐसा करके ट्रेजर बाई मैजिक है ना, आबरा कडाबरा छू, आपने ऐसा किया और आपको लगता है कि सोने के सिक्के बरसेंगे, इसका आपने एग्रीमेंट कर लिया है अगर, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कंप्लीटली वॉइड है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जहाँ आप यहाँ ये लिखेंगे उसके ब्रैकेट में बल्फर वर्सेस बल्फर केस स्टडी 1919 में बल्फर वर्सेस बल्फर की केस स्टडी थी। सर क्या थी ये केस स्टडी? इस केस स्टडी में ये बताया गया कि एक हस्बैंड थे, वो अपने वाइफ से ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे 30 पाउंड हर महीने या हर साल मैं तुझे दे दिया करूँगा तेरी मेंटेनेंस के लिए, भाई तो एकदम चंगी रहे। लेकिन फिर वो लोकेशन पे जाते हैं, उस लोकेशन पे बात नहीं बनती है। आफ्टर रिटर्निंग भाई अभी हस्बैंड भूल गया देना, तो वाइफ चली गई कोर्ट, तो कोर्ट का वर्डिक्ट, कोर्ट का जजमेंट ये आया कि आप मिस्टर बल्फर से वो 30 पाउंड लेने के लिए लायबल नहीं है, और वो देने के लिए लायबल नहीं है बिकॉज आपके बीच जो एग्रीमेंट था वो डोमेस्टिक इन नेचर का था, ना कि कॉमर्शियल इन नेचर। तो जो पॉइंट है, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, फिर से सुनना, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोथ पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, अगर तुमने मेरा वीडियो टाइम पे नहीं देखा तो क्या मैं तुम पे केस कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे आपके बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अगला, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीनिंग का सर्टेन होना बहुत ज़रूरी। आपने फ़ोन घुमाया शॉप पे, भैया तेल दे दो, और आप जल्दी में थे फ़ोन रख दिया। अभी भैया तो कंफ्यूज हो गए। अगर भैया एक पर्टिकुलर ऑयल में डील करते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ भैया कोकोनट ऑयल में भी डील करते हैं, भैया रिफाइंड में भी डील करते हैं, भैया केरोसिन ऑयल में भी डील करते हैं, भैया बैलकोली भी बेच रहे हैं। अब क्या होगा सर? अब ये होगा सर कि यहाँ पे मीनिंग सर्टेन नहीं है, तो भैया कुछ भी भेजेंगे। भैया जब कुछ भी भेजेंगे तो आप रिटर्न करेंगे। इस सिनेरियो में वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट ही नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही छोड़ दिए। अगला, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसा मैंने बोला ट्रेजर बाय मैजिक, आप ऐसा हाथ घुमाएंगे सोने के सिक्के निकल के आएंगे, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, और ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं शो करता। कई बार लोग बोलते हैं भाई जी एक घुसा मारूंगा तो जाके दूसरे देश में गिरेगा, है ना भाई, अगर मैंने भी मार दिया तो सीधे आसमान चला जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, मारूंगा धरती में घुस जाओगे। ये जो चल रहा होता है, हालांकि ये एग्रीमेंट कॉमर्शियल नेचर का नहीं, आप भी जानते हो। अगला पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटी। सर सिग्नेचर सही होनी चाहिए। जिस पेपर पे हम लोग को इंडियन बॉलीवुड ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, आप पूछो कैसे?
एक ब्लैंक पेपर पे साइन लेते थे, जिसको आप कोरा कागज़ बोलते हो। ब्लैंक पेपर पे साइन लेते थे, उसके बाद बोलते थे तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। अगले दिन धीमे धीमे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपको ये पता चलता है कि ऐसा करने से प्रॉपर्टी नाम नहीं जा सकती, बिकॉज जो ब्लैंक पेपर है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। और जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीचर हर बच्चे की कॉपी में सिग्नेचर कर देता है, तो क्या वो टीचर अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम कर दे रहा है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पेपर में वो साइन कर रहा है वो पेपर लीगल पेपर नहीं है। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए, ये जो टॉपिक मैं कवर करने चल रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी पे है। मॉड्यूल ओपन कर लीजिए एक बारी फटाफट से, मैं आपको चेक कराता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो बड़े ही तरीके से दिया गया है। कुछ इस तरीके से एक जो इमेज है आप देख पा रहे होंगे, इस इमेज पे आपको वर्क करना है, नो डाउट वर्क करना है। लेकिन अब आप ऐसे समझ लें कि कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इतने नंबर का आ जाएगा कि आप पहले पूरी इमेज डिज़ाइन करेंगे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्वेश्चन क्लियर। तो जो टर्म है वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए अब करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे सर? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। सर एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको 10 एसेंशियल एलिमेंट गिनाए हैं, है ना। कौन कौन से? कॉमर्शियल नेचर एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएँ, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। इतने पॉइंट अगर हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वैलिड वॉइड वॉइडेबल के लिए याद क्या रखना है? 201। जहाँ दोनों पार्टी केस कर सकती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ दोनों ही पार्टी केस नहीं कर सकती वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कोई विक्टिम पार्टी केस कर सकती है जिसको नुकसान हुआ है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मीनिंग वाइज पढ़ लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J में बोला गया है, A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉ से इन्फोर्स नहीं करा सकते तो समझना, लाइक बल्फर वर्सेस बल्फर केस में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्यों? सर वो लॉ बना ही नहीं, क्योंकि आप केस फाइल करना चाहते हो जबकि लॉ कहता है कि भाई साहब कॉमर्शियल नेचर एग्रीमेंट होना चाहिए, आप डोमेस्टिक वाला उठा लाए हो, नहीं चलेगा यहाँ पे। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर लाइक ऐसे समझो, कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे और आपके बीच एक एग्रीमेंट होता है, या चलिए एक्स और वाई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एक्स ने बोला भाई मैं तुझे अपना गोडाउन इस पर्टिकुलर डेट, आज 10 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो 10 जुलाई को समझते हैं हमने बोला कि मैं आप लाइक एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुझे अपना गोडाउन सेल करूँगा 15 तारीख को। 12 तारीख को गोडाउन में आग लग गई, तो क्या वाई एक्स पर केस फाइल कर सकते हैं? तूने मुझे गोडाउन नहीं दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से वो कुछ ऐसा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, वो प्लान में ही नहीं था, वो चीज़ हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर कोई भी पार्टी किसी पे केस नहीं कर सकती, और जिस सिनेरियो में कोई पार्टी किसी पे केस नहीं कर सकती देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड एग्रीमेंट एक तरीके से आप समझते हैं वॉइड एब इनिशियो, अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ माइनर, अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ अनसाउंड पर्सन, अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पर्सन हु इज अनडिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। सर वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही बेकार है। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक एग्रीमेंट जो इनिशियल स्टेज पे वैलिड है और वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दूसरा एग्रीमेंट जो इनिशियल स्टेज पे वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के चांस ही नहीं है। अगला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो जैसा मैंने भी बोला कोर्सियन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है। इन चारों ही सिनेरियो में आप सामने वाली पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं ले रहे हो। समझ आ रहा है? तो अगर आप फ्री कंसेंट नहीं ले रहे हो इस सिनेरियो में, आप उसे गन पॉइंट पे लेके उसकी प्रॉपर्टी लोगे, आप इमोशनल करके उसकी प्रॉपर्टी लोगे, आप उसको मिस रिप्रेजेंट करोगे, आप उसके साथ फ्रॉड करोगे, इस सारे केस में वो पार्टी विक्टिम पार्टी बन जाएगी। और अगर कोई पार्टी विक्टिम पार्टी बनती है तो इस केस में क्या होना है सर? बहुत सिंपल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के आपके ऊपर केस फाइल करेगी, और जब एक पार्टी को केस करने का हक मिला 1 तो वो क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए अगला
अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, यार ये बहुत सिंपल है। अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गई, स्टैंप नहीं मैच हुआ, सिग्नेचर नहीं मैच हुआ, जो लीगल पेपर है वो गलत हो गया, इन सारी सिनेरियो में वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं करा जा सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, गोली मार दूंगा, क्या यार इल्लीगल है ना? अच्छा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जहाँ पे आप कानून को एक्साइड कर देते हैं, बोलते हैं मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा, मैं यहाँ का राजा, जैसा साउथ मूवी में चलता है कि एक हीरो मारता है 10 बंदों को, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई मूवी में पुलिस वाले नहीं आते, अगर आते भी हैं तो हीरो निकल जाता है, ऐसा सिगरेट उड़ाते हुए, बाइक घुमाते हुए, कार घुमाते हुए। रियलिटी बहुत डिफरेंट है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ क्रिएटेड आइदर बाय वर्ड और आइदर बाय रिटर्न, ठीक है? तो आइदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, या तो आप बोल के या तो लिख के अगर चीज़ों को परफॉर्म करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नेचर का है। तो सर इम्प्लाइड नेचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ना बोला जाएगा ना लिखा जाएगा, लेकिन एजम्पशन लिया जाएगा कि आप उसमें इंक्लूडेड हो। तो मैं अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ क्रिएटेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टैकिट कॉन्ट्रैक्ट। सर टैकिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जाम्पल सुनिएगा, आप एक बस में जाते हैं, जो बस एक पर्टिकुलर रूट पे चलती है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप एक होटल में जाते हैं तो आप पेमेंट पहले नहीं करते हैं, आप पहले कंज्यूम करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। आप एक एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम मशीन को आपके एटीएम कार्ड में अगर पैसे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर के हैं? टैकिट कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ आपको बोलना नहीं पड़ता सर, ठीक है जी। अगला पॉइंट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बोला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, नोट कर लीजिए कॉपी में। टैकिट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जाना है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड यूज़ करना है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। इसका मतलब है द प्रिंसिपल नोबडी विल बी अलाउड टू बिकम रिच ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के खर्चे पे अमीर नहीं बन सकता। अगर ये मेरा लैपटॉप आपके पास छूट जाता, आप इसे रख नहीं सकते, आपको मुझे देना होगा। आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, लाइक वो आपका नाम मेरा नाम सेम है, एक बच्चा है उसका नाम भी विनय है, हाँ ऑनलाइन में ही है, तो अब वो पिज़्ज़ा आप ही घर पे चला आता है तो खा पी के निपटा मत देना है, वो मुझे लौटा रहा है। क्यों सर? मेरे एड्रेस का है, मैंने बुक करा हुआ है, आपने बुक ही नहीं करा। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बोला आता है सर देयर आर द contract, these are the contract which is created neither by word spoken nor written nor by the conduct of the party, but these are created by law। लॉ का एजम्पशन लेते हैं कि लॉ से क्रिएट हो गया है। कोई सामान किसी के पास छूटता है तो आपकी लाइबिलिटी आप उसे देने। नेक्स्ट वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट, जैसा नाम है, एनी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन विच इज इंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज वाया इंटरनेट। लॉकडाउन में वैसे भी इसका यूज़ बहुत हो रहा है। चलिए अब बात आती है सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए वीडियो बहुत लंबा करने का मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज एटलीस्ट ये टॉपिक कवर हो जाए और आप सारे बच्चे ये तो सीख जाएं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो हाँ, एक बात तो ये बोलना चाहूँगा कि जब भी ये वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद अपना मॉड्यूल उठाइएगा, नोट्स आप साथ में बना रहे होंगे, आई एम श्योर नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद मॉड्यूल उठाइएगा, एक एक पॉइंट कवर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर। देखिए एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर, इजी लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर देते हैं। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसी के बाद है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो ऑब्लिगेशन है, वो फ्यूचर में पेंडिंग है। एग्जाम्पल, एक बिल्डर से आप एक प्रॉपर्टी लेते हो और वो बिल्डर अभी रनिंग कंडीशन में प्रॉपर्टी बन रही है और आपने बोला मुझे 7वें माले पे मकान चाहिए। उसने बोला ठीक है सर, इसके 50 लाख लगेंगे। आपने बोला ये रहे 10 लाख, बाकी मैं तुझे जैसे जैसे चीज़ें कवर होंगी मैं तुझे देता जाऊंगा। तो आपने क्या करा, अपनी ऑब्लिगेशन, आपको 40 लाख और देने थे, फ्यूचर में पेंडिंग कर दी। ठीक वैसी उसने क्या करा, उसने भी अपनी ऑब्लिगेशन जो 7वें माले वाला फ्लैट जो भी दूसरे माले तक ही बना है, 5 मंजिल बाकी है, वो भी फ्यूचर में परफॉर्मेंस पेंडिंग हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है, एग्जीक्यूटिव नेचर का है। बट वहीं पर आप एक कार डीलर शोरूम में जाते हैं, आप उसे पेमेंट करते हैं, वो आपको कार देता है। आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया जो आपकी लायबिलिटी थी, उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया जो उनकी लायबिलिटी थी। इस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा सर, एग्जीक्यूटेड नेचर का होगा। आई होप ये क्लियर है। एग्जीक्यूटेड में दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर चुकी हैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्मेंस की पेंडिंग है।
चलिए, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो यूनिक, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो बोथ, ऐसे याद रखना। यूनिक बोले तो वन, जहाँ पर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशंस परफॉर्मेंस पेंडिंग है उसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस पेंडिंग उसे हम बोलेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज मैंने अभी तक आपका कवर कर दिया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक। नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान रखेंगे आप लोग को एटलीस्ट यहाँ तक कवर कर लेना है सर, ठीक है ना, यहाँ तक ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे आपका प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड टॉपिक। एक बात हमेशा बोलना चाहूँगा, आप अपनी पढ़ाई के लिए ICI मॉड्यूल के अलावा कुछ भी प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज वही आपकी गीता कुरान बाइबल जो आप समझना चाहते हो समझ लो। वो पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नोट्स नहीं। हाँ, मैं आपको सारी की सारी नोट्स ये कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे आपकी अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।